नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। दिन भर की बड़ी खबरों का स्पेशल बुलेटिन लेकर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश में आजादी की हद क्या है, इस पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई। मामला क्रिकेटर की पत्नी की ड्रेस से जुड़ा हुआ है, जिस पर कट्टरपंथियों ने हंगामा मचा रखा है। अब सवाल यह है कि क्या अपनी पसंद के कपड़े पहनना कोई गुनाह है? ये ऐसा सवाल है जिससे महिलाएं खासकर रोज दो चार होती हैं। इसी पर है हमारी आज की कवर स्टोरी। क्या इस देश में अपने पसंद के कपड़े पहनना भी गुनाह है? स्वतंत्र आपको तब माना जाएगा जब आप खुद अपने आप में कंफर्टेबल हो, लेकिन आप किसी और की स्वतंत्रता में अगर बाधा डालते हैं, उसमें उनको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, तो वो स्वतंत्रता नहीं मानी जाती है। सोशल मीडिया पर कोई अपनी पत्नी के साथ कैसे फोटो डालेगा, ये कौन तय करेगा? अगर वो इंडिविजुअल को वो पहनना कंफर्टेबल लगता है, दे आर ओके विद इट, नोबडी एल्स हैज द राइट टू से दैट ये ठीक नहीं है। दूसरों की जिंदगी में दखल देने वालों पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या सरकार की नजर में ये गंभीर अपराध नहीं है? बाउंडेड नहीं है किसी भी चीज़ को करने के लिए, हम अपने डिसीजंस खुद बनाते हैं। और लड़कियों का आफ्टर मेनी इयर्स मेनी जनरेशंस ऐसे डेवलपमेंट हुआ है कि नाउ आई थिंक पीपल आर मच मोर स्मार्ट, मच मोर अवेयर। आखिर आज़ादी के नाम पर कौन लोग हमें और आपको परेशान कर रहे हैं? आखिर क्यों बार बार नाक के आगे आज़ादी पर सवाल उठाया जा रहा है? दुनिया में आजादी का मापदंड नाक है। गूढ़ बात है, लेकिन हर लिहाज से सत्य है। आपकी आजादी की हद आपकी नाक तक है। इसके आगे आपकी राय किसी दूसरे की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दखल अंदाजी है। लेकिन आजादी का ये नियम बार बार टूटता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी समाज, तो कभी शालीनता के नाम पर। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज बात होगी क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी के फोटो के विवाद की। 23 दिसंबर को क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने अपने परिवार की कुछ फोटो फेसबुक पर शेयर की। तब उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा करके वो कट्टरपंथियों को नाराज कर देंगे। फोटो में शमी की पत्नी हसीन स्लीवलेस ड्रेस पहने हुई है। कुछ लोगों ने शमी की पत्नी हसीन की ड्रेस पर आपत्ति जताते हुए सारी हदें तोड़ डाली। इन अब्दुल कलाम शेख नाम के यूजर ने लिखा, क्या आपको अल्लाह और उसके रसूल का डर नहीं? क्या आपकी बीवी इस्लामिक सभ्यता से हटकर है? आपके घर की जीनत को पर्दे में रखें। मज़हब ने ये कहीं नहीं कहा गया है कि आप दूसरों को बार बार टोको। मज़हब में कहीं ये नहीं कहा गया है कि दूसरों के जो स्वतंत्र होने के जो अधिकार हैं उसके ऊपर आप कहीं हमला करो, उसमें आप कहीं खलल पहुंचाओ। जुझारू क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने आलोचनाओं के सामने हथियार नहीं डाले और कट्टरपंथियों को क्लीन बोल्ड करने वाला अटैक किया। शमी ने सोमवार सुबह 2 ट्वीट किए। पहले में लिखा, हर किसी को जिंदगी में मुकाम नहीं मिलता, कुछ किस्मत वाले होते हैं जिन्हें ये नसीब होता है, जलते रहिए। मैं नहीं समझती हूँ कि इस पे विवाद का कोई पहलू है, लेकिन हाँ कंडेम करने का पहलू ज़रूर है कि भाई इस तरह से जो है उनको ख्याल रखना चाहिए था कि उनकी बीवी को जो है इस्लामिक नुक्ते नज़र आप अगर मुझसे पूछेंगे तो ये बहुत गलत है। मोहम्मद शमी कोई पहले खिलाड़ी नहीं जो कट्टरपंथियों के निशाने पर हो। टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा को भी बेवजह परेशान किया गया था। 2005 में हालात ये हो गए थे कि उनके आउटफिट को लेकर फतवा जारी कर दिया गया। सानिया धमकियों से नहीं डरी और कामयाबी के रास्ते पर आगे निकल गए। न्यूजीलैंड सीरीज जीतने में मोहम्मद शमी ने अहम रोल निभाया था। खास बात यह है कि उस दौरान उनकी बेटी आईसीयू में भर्ती थी। शमी ने कमिटमेंट की मिसाल पेश करते हुए बेटी की चिंता छोड़ देश को जिताया था। सोशल मीडिया में मोहम्मद शमी की फोटो पर सिर्फ भद्दे कमेंट ही नहीं किए गए। हद तो तब हो गई जब उन्हें दूसरे मुस्लिम क्रिकेटर्स से सीखने की सलाह दी गई। सफा बेग, इरफान पठान की पत्नी। इरफान पठान की पत्नी की इन्हीं तस्वीरों को सोशल मीडिया पर धर्म के ठेकेदार मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। उनके मुताबिक इस्लाम में अपनी पत्नी को रखने का यही सही तरीका है। सलमान अंसारी नाम के एक यूजर ने लिखा, शर्म करो सर, आप एक मुस्लिम हो, बीवी को पर्दे में रखो और कुछ सीखो हाशिम अमला से और भी बहुत सारों से। हालांकि पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने शमी का खुलकर बचाव किया। कैफ ने ट्वीट किया, ये कमेंट सही में शर्मनाक है, शमी को पूरी तरह सपोर्ट करें।
देश में इससे भी ज्यादा बड़े मुद्दे हैं। उम्मीद है कि लोग समझदारी दिखाएंगे। अब सवाल ये है कि इरफान पठान और हाशिम अमला का तरीका सही है, ये कौन साबित करेगा? वहीं बिना इजाजत इरफान पठान जैसे खिलाड़ियों का हवाला देना कितना सही है? सवाल ये भी है कि मोहम्मद शमी के परिवार की इन तस्वीरों में संविधान की कौन सी बात का उल्लंघन हुआ है, ये कौन बताएगा? Nobody should interfere into anybody's personal life, first of all. And then secondly, there is no force in our Islam, for sure. And we have no right to interfere into any religious matters of anybody for that matter. मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने भी शमी का बचाव किया है। जावेद अख्तर ने कहा कि हसीन की ड्रेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो फिर विरोध करने वालों के दिमाग में। मोहम्मद शमी के साथ जो हुआ वो पहली बार नहीं हुआ है। कट्टरपंथी लोग धर्म की आड़ में ऐसा पहले भी करते रहे हैं। एबीपी न्यूज ने जानने की कोशिश की कि आखिर इस मामले पर धर्म क्या कहता है। देखिए, मूलतः धर्म और धर्मगुरुओं का दायित्व समाज को अनुशासित करना है और शालीनता के अंतर्गत रखना है, लेकिन समय के अनुसार, स्थान काल पात्र के अनुसार और सभ्यताओं के अनुसार वेश और सारी परिस्थितियां बदलती हैं। देखिए, कपड़े पहनने की ही का इजाज़त भी देता है, तो बिल्कुल यकीनन देता है, मगर उसका इस तरह से लिबास हो कि जिससे कि आपका शरीर की नुमाइश ना हो सके, ढका हुआ बदन हो और उस पर अच्छी तरह से आपके कपड़े हों जिस वो खुद को भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी अच्छा लगता है। इस किस्म की फ़ोटो का सामने आना, इसका मतलब है कि वो अपने धर्म से पीछे हट रहे हैं। लेकिन जहाँ तक धर्म का सवाल है, मेरे ख्याल में किसी धर्म में भी कपड़े कैसे पहने जाएं, इसके लिए कोई रूलिंग नहीं है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि पुरुष प्रधान समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि महिलाओं पर अपनी सोच लादना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। कपड़ों को लेकर टोका टोकी सिर्फ हमारे देश में ही नहीं होती। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में तो बात अब महिलाओं पर हमले तक पहुंच चुकी है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रा कट्टरपंथियों का निशाना बनी। आरोपियों ने हिजाब पहनी मुस्लिम छात्रा के चेहरे पर बोतल से हमला किया। ब्रिटेन की राजधानी में सरेआम सैकड़ों लोगों के सामने मुस्लिम महिला का हिजाब खींचकर गिराया गया। 2 सिरफिरे नौजवानों ने ये करतूत की, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में हिजाब पहनने पर मुस्लिम महिला को बियर की बोतल से पीटा गया और उसका हिजाब भी फाड़ डाला। अब आपको तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाते हैं। ये तस्वीर ईरान की है, जहां हिजाब को बढ़ावा देने के काम में 32 संगठन जुटे हैं। ऐसे ही संगठन ने ये पोस्टर तैयार किया, जिसमें दिखाया गया कि हिजाब पहनने वाली महिला स्वर्ग जाती है और हिजाब नहीं पहनने वाली महिला को नर्क में जाना होता है। सवाल ये है कि हिजाब का विरोध और समर्थन करने वालों के बीच में आम आदमी कहां जाए? क्या मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और बुर्का पहनने पर रोक आजादी है? जबरन बुर्का पहनने के कानून से महिलाओं की कौन सी बेहतरी होती है? आखिर क्यों किसी महिला को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की छूट नहीं दी जाती? हाल ही में जर्मनी की रक्षा मंत्री सऊदी अरब गई थी, जहां उन्होंने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया, जिस पर काफी विवाद खड़ा हो गया था। और आइए अब आपको बताते हैं कि पहनावे को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में आखिर पाबंदियां कैसी हैं। उत्तरी कोरिया, महिलाएं पैंट नहीं पहन सकती, पकड़े जाने पर सजा हो सकती है। पुरुष लंबे बाल नहीं रख सकते हैं, वहां पुरुषों के बाल के लिए 1 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई पहले से तय। 15 दिनों में एक बार बाल कटवाने पड़ते हैं। सूडान की बात बताते हैं आपको। यहाँ महिलाएं पैंट नहीं पहन सकती और इसी वजह से सूडान में हजारों महिलाएं हर साल बाकायदा गिरफ्तार की जाती। सूडान में पुरुषों के साथ डांस करने पर भी रोक है, वहीं पुरुष मेकअप नहीं कर सकते। सऊदी अरब की बात बताएं आपको तो यहाँ महिलाओं का अंग किसी भी हाल में नहीं दिख सकता। विदेशी महिलाओं पर भी नियम लागू होता है।
वहीं जर्मनी में रक्षा मंत्री के हिजाब पहनने से इनकार करने पर भी सऊदी अरब में बड़ा विवाद हो चुका है। फ्रांस में 2010 में बुर्के पर पाबंदी लगी, दुनिया भर में फैसले की आलोचना हुई। ये फ्रांस का हाल। नीदरलैंड, बेल्जियम, बुल्गारिया में भी बुर्का बैन है। नोटबंदी पर मोदी सरकार को घेरने वाली मायावती के भाई आनंद कुमार अब खुद ही संकट में फंस गए हैं। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि नोटबंदी के बाद मायावती के भाई आनंद कुमार के खातों में 1,43,00,000 रुपए जमा हुए हैं, जिसमें 19 लाख रुपए कैश जमा हुआ। वहीं आयकर सूत्रों के मुताबिक शिकायत मिली थी कि मायावती के भाई आनंद कुमार के पास बड़े पैमाने पर बेनामी संपत्ति है और कुछ बिल्डरों के पास उनकी बेनामी संपत्ति का हिस्सा मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक शिकायतों में कहा गया है कि कुछ बिल्डरों के पास मायावती के भाई आनंद कुमार का 25% बेनामी हिस्सा है। अगर आपने अब तक 500 या 1000 रुपए के पुराने नोटों को बैंक में जमा नहीं किया तो ये खबर जरा ध्यान से देख लीजिए। दरअसल 500 और 1000 के पुराने नोटों को रखने, लाने, ले जाने से जुड़ा हुआ अध्यादेश या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सरकार ला सकती है। संभव है कि ऐसा नियम बन सकता है जिसमें 30 दिसंबर के बाद आप 500 या 1000 का पुराने वाले 10 से ज्यादा नोट नहीं रख पाएंगे। ये नियम बन सकता है कि अगर आप 30 दिसंबर के बाद 1000 या 500 के पुराने वाले 10 से ज्यादा नोट रखे हुए लाते ले जाते पकड़े गए तो आप पर 50,000 रुपए या फिर पकड़े गए नोट का 5 गुना, इन दोनों में से जो ज्यादा हो उसे जुर्माने के तौर पर देना होगा। और देखिए, सिर्फ जुर्माना देकर आप नहीं बच पाएंगे बल्कि आप पर आपराधिक मुकदमा भी चल सकता है। इसीलिए अगर अब भी 500 या 1000 रुपए का कोई भी पुराना नोट आपके पास है तो फौरन उसे बैंक में जमा करवा दीजिए। और अब आपको दिखाते हैं कि अगर आपको नोट नहीं मिल रहे तो कहां जा रहे हैं। देश में आज पकड़े गए काले धन का अपडेट देखिए। राजकोट में 26 लाख के नकली नोटों की बड़ी खेप पकड़ी गई, 2 लोग गिरफ्तार हुए। वाराणसी में करीब 10 लाख रुपए के नए नोट पकड़े गए, जिसमें 8.5 लाख रुपए 2000 के नए नोटों में हैं। कर्नाटक के वीजापुर से पुलिस ने 19 लाख रुपए के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तो बेंगलुरु में 2000 के नए नोट की शक्ल में 11 लाख रुपए का कालाधन पकड़ा गया। आप नोट के लिए भले ही तरस रहे हो, लेकिन गुजरात की एक खबर देखिए जहां नोट बरस रहे हैं। गुजरात के नवसारी में भजन कार्यक्रम में लोक गायक पर जमकर नोट लुटाए गए। करीब 1.5 करोड़ रुपए के नोट यहां पर उड़ा दिए गए। लोकगान के इस कार्यक्रम को स्थानीय भाषा में डायरो कहा जाता है। जब तक डायरो बंद नहीं होता तब तक नोट उड़ाने की परंपरा है। नोटबंदी पर राहुल गांधी पूरे देश में रैली कर रहे हैं, लेकिन सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने पूरे विपक्ष को इकट्ठा करना चाहा तो एकता में सेंध लग गई। मंगलवार को विपक्ष की जो बैठक सोनिया गांधी ने बुलवाई है, उसमें कांग्रेस का साथ देने वाले ममता और लालू यादव ही पहुंच रहे हैं। जेडीयू के न आने की वजह है ममता, जिन्होंने पटना की रैली में नीतीश का नाम लिए बिना गद्दार कहा था। लेफ्ट इसलिए नाराज है क्योंकि संसद सत्र के आखिरी दिन राहुल अकेले प्रधानमंत्री से मिलने चले गए थे। यूपी में एसपी बीएसपी लड़ते हैं तो कैसे कांग्रेस के कहने पर एक साथ आए। एनसीपी समेत दूसरे विपक्षी दल कांग्रेस को अगुवाई देने से परहेज कर रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के नेताओं को मनाने की कोशिशें अब भी जारी हैं, ताकि कम से कम विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधि ही बैठक में शामिल हो जाएं। यूपी में आज की बड़ी सियासी खबर आपको दिखाते हैं, जहां टिकट बंटवारे को लेकर चाचा और भतीजे में बड़ा दंगल शुरू हो गया है। शिवपाल यादव ने अखिलेश के 60 समर्थक विधायक मंत्रियों के टिकट काटने की तैयारी की है, तो अखिलेश ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट पिता मुलायम को सौंप दी। शिवपाल का दावा है कि सर्वे के मुताबिक अखिलेश समर्थक 60 विधायक मंत्री चुनाव लड़े तो चुनाव हार जाएंगे। और ये टिकट का तो मामला जब डिक्लेयर हो जाएगा, चुनाव जब डिक्लेयर हो जाएगा सब समस्याएं हल हो जाएंगी। अखिलेश ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट दूसरे चाचा राम गोपाल और आजम खान के साथ मिलकर तैयार की है, जबकि शिवपाल यादव पहले ही 175 प्रत्याशियों की लिस्ट का ऐलान कर चुके हैं। और नोटबंदी इसलिए भी की गई ताकि चुनाव में काला धन ना इस्तेमाल हो, लेकिन आज चौंकाने वाली खबर आई है। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और यूपी इलेक्शन वॉच के सर्वे के मुताबिक नोटबंदी के बावजूद यूपी का चुनाव और महंगा हो जाएगा। सर्वे में पता चला कि पिछली बार के मुकाबले यूपी के चुनाव में 10% और ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है।
65% प्रस्तावित उम्मीदवारों ने सर्वे में कहा है कि नोटबंदी के बाद भी वोटर्स को लुभाने के तरीकों पर असर नहीं पड़ेगा। और देखिए 70% संभावित उम्मीदवारों ने सर्वे में बताया कि वो नोटबंदी के बाद भी मतदाताओं को रिझाने के लिए पुराने तरीके इस्तेमाल करेंगे। और अब 24 घंटे 24 रिपोर्टर न्यूज अपडेट। महासचिवों की बैठक में राहुल गांधी ने कहा, परसेप्शन बनाना सीखना है तो बीजेपी से सीखो। इसी हफ्ते यूपी पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह को चुनाव लड़ाएगी पार्टी। जरनैल सिंह फिलहाल दिल्ली में आपके विधायक हैं। मणिपुर में 55 दिन से जारी तनाव के बीच पैरामिलिट्री फोर्स की 40 और कंपनियां भेजी गई। यूनाइटेड नागा काउंसिल ने 2 नेशनल हाईवे को बंद कर रखा है। मिथुन चक्रवर्ती ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। तृणमूल कांग्रेस ने खराब स्वास्थ्य को वजह बताया। जिस प्याज के कारण कभी सरकार गिर गई, उसी प्याज को मध्य प्रदेश के उज्जैन में किसान सड़क पर फेंकने को मजबूर हैं। हजारों रुपए खर्च करके उगाए प्याज को अगर मंडियों में 50 पैसे किलो का भाव भी कोई ना पूछे तो किसान क्या करे। इसलिए नाराज किसानों ने उज्जैन की सड़कों पर इस तरह प्याज फेंकना शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार अब तक 6 रुपए किलो के समर्थन मूल्य पर प्याज खरीद रही थी, उसे बंद कर दिया गया, जिससे दाम गिर गए। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में टमाटर की बम्पर पैदावार किसानों के लिए आफत बन गई। दुर्ग जिले की तस्वीरें देखिए, यहाँ नाराज किसानों ने 70 ट्रैक्टरों में लाए गए टमाटरों को सड़क पर फेंक दिया। मंडी में उन्हें 50 पैसे किलो का भाव भी नहीं मिल रहा था। इस साल प्याज की बम्पर उपज किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। अब तक एमपी सरकार ने 6 रुपए किलो पर प्याज खरीदकर दाम को रोके रखा था। 20 मिनट में चीन से लेकर यूरोप तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का भारत ने एक और सफल परीक्षण कर लिया है। अग्नि 5 का चौथा सफल परीक्षण आज ओडिशा के व्हीलर द्वीप से किया गया। 1.5 टन तक का परमाणु हथियार ढोने की क्षमता वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल 17 मीटर ऊंची और 50 टन वजनी है और आवाज से 24 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ान भरती है। ये परीक्षण इस लिहाज से भी खास है कि भारत पिछले दिनों ही 35 देशों के समूह वाले मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का हिस्सा बना है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद भारत छठा ऐसा देश है जिसके पास 5000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है। अगर देश दुनिया की सुरक्षा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो चीन से आई हुई ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। चीन ने 5वीं पीढ़ी के अपने स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का नया अवतार आसमान में उतार दिया है। FC-31 गायर फैल्कन को अमेरिका के F-35 विमान का जवाब बताया जा रहा है, जो तकनीकी रूप से दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है। चीन ने इस नए लड़ाकू विमान की कीमत बाजार में $70 मिलियन लगाई है, जो कि पश्चिमी देशों के उस एकाधिकार को खत्म करेगी जो कि चौथी पीढ़ी के विमानों को बढ़ी हुई कीमतों पर बेच रहे हैं।